तो इस वीडियो में मैं आपको कार्बो एनायन के बारे में बताऊँ कि कार्बन एनायन क्या होता है। कार्बन एनायन हम उसे बोलते हैं जब कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज हो, तो बाकी 3 सिग्मा बॉन्ड लगे रहेंगे। कार्बो एनायन भी क्या होता है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। कोई रिएक्शन हो रही है, ए से बी जा रही है, तो उसके बीच में मिड में बनता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट है, बीच में बनेगा। और इसका फॉर्मेशन होता किस तरह से है, हेट्रोलिटिक फ्यूजन से होता है। हेट्रोलिटिक मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। जनरली कार्बन के साथ में जब कोई मेटल लगा रहेगा तो मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, लो होती है कार्बन से। तो ये हेट्रोलिटिकली फ्यूजन होगा तो कार्बन की तरफ को फ्यूजन होगा। तो इस तरह से कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होगा। इसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसके, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन इसकी आएगी 1 2 3 4। तो इसके पास कितने सेंट्रल एटम जो कार्बन है उसके अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी sp3। तो शेप कैसी हो गई इसकी, शेप हो गई इसकी पिरामिडल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। लेकिन एक टेट्राहेड्रल इस तरह की, लेकिन यहाँ पर एक क्या आ गया है, यहाँ पर एक जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या आ जाएगा, लोन पेयर रहता है यहाँ पर। तो इसका जो लोन पेयर यहाँ पर रहता है ये किसमें रहता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। और शेप कैसी कहलाएगी, ये पिरामिडल शेप कहलाएगी, जैसे कि अमोनिया की शेप होती है। ठीक है, जबकि हमने इससे पहले कौन सा वीडियो, कार्बोकैटायन की, कार्बोकैटायन की शेप थी ट्राइगोनल प्लेनर। उसका कंपैरिजन कर लो। जो खाली ऑर्बिटल था वो प्योर पी ऑर्बिटल था वहाँ पर। यह है कार्बोकैटायन का, तो वहाँ पर प्योर पी रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर कार्बो एनायन देखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर पिरामिडल है। और जो लोन पेयर यहाँ पर रह रहा है वो किस में रह रहा है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है प्योर पी में नहीं रहना चाहेगा। अगर मैं कंपेरिजन करना चाहूँ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और प्योर पी की, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है प्योर पी से। तो जो लोन पेयर बचा है तो इलेक्ट्रॉन क्या रहना चाहते हैं, ज़्यादा क्लोज न्यूक्लियस के रहना चाहते हैं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑर्बिटल्स में रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 है। अगर यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड तो 3 ही बना लेते, अगर प्योर पी में क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन हम कर देते। लेकिन प्योर पी इतना इलेक्ट्रोनिगेटिव होता नहीं है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इससे प्योर पी से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। तो यहाँ पर मेन कार्बो एनायन में इतना ही देखना है। और इसके नीचे हम बात करेंगे इनकी स्टेबिलिटी की, कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हेट्रोलिटिक फ्यूजन से बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ 8 हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। और शेप कैसी हो गई इसकी, पिरामिडल शेप हो गई। इसकी स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर इसके अंदर क्या है, कार्बो एनायन में एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है, एक्सिस तो नहीं है इलेक्ट्रॉन लेकिन नेगेटिव चार्ज है, एक्सिस ही बोलेंगे इसको। एक्सिस क्यों बोलेंगे, क्योंकि अब ये जो लोन पे है कार्बन, कार्बन इतना इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है कि इसे होल्ड करके रखें, नाइट्रोजन की तरह तो है नहीं। नाइट्रोजन तो एक लोन पेयर रहता है और उसको आसानी से ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहता है यहाँ पर। लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो लोन पेयर इसके हिसाब से क्या हो गया, ये एक्सिस में हो गया। जब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, कार्बो एनायन में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रल में जो लोन पेयर है ये दो न्यूक्लियाई के बीच में, तो ओवरऑल ये स्टेबल यहाँ पर रहता है। तो इसकी स्टेबिलिटी की बात है कि इस अनस्टेबल क्यों है। स्टेबिलिटी समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि ये अनस्टेबल क्यों है। अनस्टेबल है ड्यू टू एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अधिकता की वजह से। तो अगर इस पर हम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स लगा दें तो क्या करेंगे, अपनी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स लगा दें जो इलेक्ट्रॉन को खींच लें। तो ये परेशान किसकी वजह से था, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस की वजह से परेशान था। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करेंगे, इसकी अधिकता को थोड़ा कम करेंगे तो थोड़ा सा ये रिलीफ फील करेगा और स्टेबल होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं, तो कार्बो एनायन का कंपाउंड 1, कंपाउंड 2, एक में ग्रुप लगाया हमने COCH3 ग्रुप लगाया, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, क्योंकि हम जानते हैं CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है।
तो डोनेटिंग ग्रुप जो है इंडक्टिव फैक्टर के थ्रू और ज़्यादा एक्सेस पहुंचा देगा, तो ये इसको अनस्टेबल बनाएगा। और ये COCS एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। और दूसरा फैक्टर यहाँ पे मीजोमेरिक भी आ रहा है, जो कि इसको डिलोकलाइज भी करा रहा है। तो इसे कंपाउंड 2 मोर स्टेबल होगा। उसका कारण क्या रहा? एक तो इस पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा है, और दूसरा ये क्या हो गया, रेजोनेंस में भी आ गया। तो यहाँ पे मेन बात की इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इंक्रीज स्टेबिलिटी। जो कार्बो एनायन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर लगे हों तो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इसका उल्टा अगर कार्ब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों किसी ग्रुप कार्बो एनायन पर, तो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, क्योंकि ये परेशानी एक्सेस की वजह से, इलेक्ट्रॉन की अधिकता की वजह से ये परेशान है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा दिए हमने, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए यहाँ पर, तो ये तो बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाएगी, तो और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि यहाँ पे देखें तो 2 ही CH लगे हुए हैं सेकेंडरी कार्बो एनायन में, एक H को इस तरह हम न्यूट्रल मानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है। इसका कंपेरिजन करें, यहाँ पर केवल एक ही CH रह गया 2 H ग्रुप से। तो यहाँ सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये हो गया, क्योंकि ये तो अधिकता से परेशान था, और 3 डोनेटिंग ग्रुप्स अगर इस पर लग जाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो डोनेटिंग ग्रुप्स क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, विड्राइंग ग्रुप्स लगे होने चाहिए। ठीक है, तो प्राइमरी कार्बो का एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होगा टर्सरी से। नेक्स्ट और कुछ स्टेबिलिटी देखते हैं इसकी। कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से भी इसकी कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ जैसे कि यहाँ है कार्बो एनायन है, बेंजीन के एडजेसेंट में लगा है, तो ये कार्बो एनायन क्या करेगा, इसके साथ रेजोनेंस में हो जाएगा। जैसे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखाई दी हुई है यहाँ पर। तो ये कार्बो एनायन बेंजीन के साथ इस तरह से डिलोकलाइज करेगा। और डिलोकलाइजेशन से क्या हो, इसकी जो अधिकता थी वो किसके साथ बढ़ गई, बेंजीन रिंग के साथ बढ़ गई, इस तरह डिलोकलाइजेशन से। तो बेंजीन रिंग की इसकी हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने में। अगर 2 बेंजीन रिंग यहाँ पर लगा देंगे, 2 फिनाइल्स ग्रुप लगा देंगे, तो ये रेजोनेंस करेगा, तो इस फिनाइल के साथ भी करेगा और इस फिनाइल के साथ भी करेगा, तो इस पर अधिकता और काफ़ी कम हो जाएगी। अगर 3 फिनाइल ग्रुप्स लगाए तो इसकी अधिकता और कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी जितने फिनाइल ग्रुप्स ज़्यादा लगे होंगे उस, है ना, जिसपे एनायन है कार्बन पर, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर एक फिनाइल ग्रुप है, 2 लगा दिए तो और स्टेबिलिटी बढ़ गई, 3 लगा दिए तो इन तीनों में ये मोस्ट स्टेबल हो गया। तो अगर कार्बो एनायन उसका लोन पेयर रेजोनेंस में है तो क्या होती है, स्टेबिलिटी कार्बो एनायन की इंक्रीज होती है। कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऐसे स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ हमने जो है ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन है, उस पर एनायन है, या फिर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, या फिर है ना सिंगल बॉन्ड्स लगे हुए हैं उस पर। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पर है। यहाँ पर कितने पर है, sp3 हाइब्रिड कार्बन पर है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। sp हाइब्रिडाइजेशन जो है क्या मानते हैं, उसको मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मानते हैं। तो कोई भी एनायन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पर जो है ये एनायन जब ट्रिपल बॉन्ड के साथ sp हाइब्रिड कार्बन पर, तो मोर स्टेबल होगा किससे, इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये फैक्टर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन भी एक फैक्टर है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर एनायन मोर स्टेबल होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्यों है ये, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इसलिए क्योंकि इसमें एस करेक्टर ज़्यादा, 50% एस है और 50% क्या है, पी है। जबकि इधर को देखेंगे तो फिर पी 3 हो गए, तो इसका जो रेशियो है एस का कम हो गया, ये 25% रह गया और ये 75% बना रहा है। तो एस का करेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा कार्बो एनायन वैसे वैसे स्टेबल होगा। दूसरा एरोमेटिसिटी, अगर कंपाउंड के अंदर एरोमेटिसिटी आ रही है, जैसे कि ये कंपाउंड हो गया, इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने से क्या हो गया, ये कंपाउंड एरोमेटिक बन गया। रिंग है, रिंग करंट है, कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड्स, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। तो जिन कंपाउंड्स के अंदर अगर कार्बो एनायन आ रहा है और उससे एरोमेटिसिटी गेन हो रही है, तो कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है।
अगर इस सिमिलर कंपाउंड से मैं कंपैरिजन करूँ तो ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, जबकि ये दो डबल बॉन्ड यहाँ पर भी हैं, इनके साथ कॉन्जुगेशन में, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि यहाँ नीचे कॉन्जुगेशन टूट गया, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। तो एरोमेटिसिटी की वजह से जिन कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आ जाती है कार्बोनाइन बन के, तो वो भी कार्बोनाइन मोर स्टेबल होते हैं। तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी ड्यू टू एरोमेटिसिटी भी इनकेस हो जाती है। कुछ कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी सल्फर है एडजेसेंट में या फास्फोरस ग्रुप है, तो वहाँ पे हम ये मानते हैं कि डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग की वजह से कार्बोनाइन क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे सल्फर है, तो हम यहाँ पे मान रहे हैं ये इसके सल्फर के साथ में इसके पी ऑर्बिटल, ये इसका क्या है, इसका पी ऑर्बिटल इसके डी ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करेगा, और इनकी आपस में बॉन्डिंग कहलाएगी डी पाई पी पाई, है ना। जैसे कि इस कंपाउंड के अंदर भी, यहाँ तो डबल बॉन्ड भी कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो सल्फर के साथ में ये किसके साथ ओवरलैप कर रहा है और ज़्यादा स्टेबल फील करता है 1,3 डाइथेन में, जब कार्बन के दोनों तरफ क्या लगे रहते हैं, सल्फर लगे रहते हैं। तो ये डी पाई पी पाई की ओवरलैपिंग की वजह से इसे क्या मानते हैं कि ये कार्बोनाइन जो हो गया ये स्टेबल हो गया। और कार्बोनाइन दूसरा कहाँ पर, फील्ड इफेक्ट के कारण भी स्टेबल होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, अगर कैटायन और एनायन एक पास पास आ जाए तो उसे बोलते हैं इलाइड। तो ये अमोनियम इलाइड हो गया, जब नाइट्रोजन पॉजिटिव है और कार्बन तभी स्टेबल रहेगा सिंपल कार्बोनाइन से। या फास्फोरस इलाइड हो गया, फास्फोरस पे प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। या फिर सल्फर इलाइड हो गया, तभी कार्बोनाइन इन पॉजिटिव एडजेसेंट के पॉजिटिव के पास में होते हैं, तभी कार्बोनाइन क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इलाइड्स आर मोर स्टेबल देन सिंपल कार्बोनाइन, सिंपल कार्बोनाइन से ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तीसरा फैक्टर ये याद रखो, अगर फंक्शनल ग्रुप के अल्फा फॉर कार्बोनाइन आ जाता है ना, तो ये मोर स्टेबल हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस डिलोकलाइजेशन की वजह से। ये यहाँ आया तो ये इधर गया, तो ये डिलोकलाइज करने लगता है। कीटोन के एडजेसेंट में, नाइट्रो ग्रुप के एडजेसेंट में, ये कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट पर जो एनायन होता है ये क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। ठीक है, थैंक यू।